जयपुर के जीवंत शहर में, जो अपने हलचल भरे बाजारों, राजसी महलों और जीवन की सदाबहार हलचल के लिए जाना जाता है, मकर संक्रांति का त्योहार अद्वितीय उत्साह के साथ मनाया गया। इस दिन आकाश हजारों रंग बिरंगी पतंगों से रंगे कैनवास में बदल गया। हर पतंग हवा की लय पर नाच रही थी। यह एक परंपरा थी जो पूरे शहर को एक साथ लाती थी। युवा और बूढ़े, अमीर और गरीब, सभी पतंग उड़ाने की खुशी में एकजुट होते थे। जयपुर के ऊपर उड़ने वाली असंख्य पतंगों में से एक पतंग ने शहर के निवासियों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया। सावधानी पूर्वक देखभाल के साथ तैयार की गई यह पतंग एक बुजुर्ग पतंग निर्माता अरुण की रचना थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कला को निखारने में बिताया था। अरुण की पतंगें अपनी सुंदरता और लचीलेपन के लिए प्रसिद्ध थीं, लेकिन उनके दिवंगत बेटे के नाम पर रखी गई जय किशन से अधिक पूजनीय कोई नहीं थी। अरुण का बेटा किशन एक शौकीन पतंगबाज और समुदाय में एक प्रिय व्यक्ति था। उनके पास सबसे साधारण पतंग को भी किसी अन्य की तुलना में ऊंची और लंबी उड़ान भरने का एक दुर्लभ उपहार था। उनका उत्साह और भावना संक्रामक थी और उन्होंने प्रत्येक मकर संक्रांति उत्सव को जीवंत बना दिया। दुखद बात यह है कि अचानक आई बीमारी के कारण किशन का जीवन छोटा हो गया, जिससे अरुण के दिल में एक खालीपन आ गया जिसे कोई भी समय नहीं भर सकता। अपने बेटे की स्मृति का सम्मान करने के लिए अरुण ने जय किशन बनाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। हर साल मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर अरुण पूरी रात जागते थे, सावधानी पूर्वक पतंग बनाते थे, हर गुना और सिलाई में अपना प्यार और यादें डालते थे। अगली सुबह वह पतंग को अपने साधारण घर की छत पर ले जाता और उसे आकाश में उड़ा देता, मानो अपने बेटे की आत्मा का एक टुकड़ा स्वर्ग में वापस भेज रहा हो। हालांकि यह वर्ष अलग था। अरुण बूढ़ा हो रहा था और उसके हाथ, जो कभी स्थिर और आश्वस्त थे, कांपने लगे थे। उसकी दृष्टि कमजोर हो रही थी और उसकी ताकत कम हो रही थी। जब वह अपनी छोटी सी कार्यशाला में रंगीन कागज और बांस की डंडियों से घिरा हुआ बैठा था, तो उसके दिल में संदेह घर कर गया। क्या वह अभी भी जय किशन को पिछले वर्षों की तरह उड़ा सकता है? कोशिश करने की ठान कर अरुण ने अपना काम शुरू किया। उनकी उंगलियां, हालांकि अस्थिर थीं, दशकों के अभ्यास की परिचितता के साथ चलती थीं। जैसे ही सुबह हुई, उसने आखिरकार पतंग खत्म कर दी। यह सुंदर था, जीवंत रंगों और जटिल पैटर्न के साथ, उनके कौशल और प्रेम का सच्चा प्रमाण। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने काम का निरीक्षण करने के लिए इसे उठाया, उन्हें कपड़े में एक छोटा सा फटा हुआ निशान दिखाई दिया, एक दोष जो उनकी अपनी कमजोरी का प्रतीक लग रहा था। भारी मन से अरुण जय किशन को छत पर ले गया। नीचे की सड़कें पहले से ही हंसी और उत्साह की आवाज से भर रही थीं, क्योंकि बच्चे और वयस्क दिन के उत्सव की तैयारी कर रहे थे। उसने गहरी सांस लेते हुए पतंग की ओर देखा और फिर आकाश की ओर देखा। उसने पतंग में डोर बांधी और होठों पर प्रार्थना करते हुए उसे हवा में छोड़ दिया। पतंग पहले तो संघर्ष करती रही, डगमगाती और डूबती रही, लेकिन फिर हवा का एक झोंका आया और वह ऊपर उठने लगी। अरुण का दिल इससे रोमांचित हो उठा। पतंग को और ऊपर चढ़ते देख उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके बेटे की आत्मा एक बार फिर जयपुर के ऊपर उड़ रही थी, उस शहर को देख रही थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। जैसे ही जय किशन अपने चरम पर पहुंचा, अचानक हवा का एक तेज झोंका आसमान को चीर गया। नाजुक पतंग बल का सामना न कर पाने के कारण लड़खड़ाने लगी। अरुण का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन कपड़े का फटना बढ़ गया और पतंग नीचे गिरने लगी। तभी रवि नाम का एक युवा लड़का, जो पास की छत से देख रहा था, हरकत में आया। रवि अरुण और किशन की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था और वह हमेशा दूर से बूढ़े पतंग निर्माता की प्रशंसा करता था। जय किशन को परेशानी में देखकर उसने तुरंत अपनी पतंग लॉन्च की और कुशलता से उसे अरुण की पतंग की ओर निर्देशित किया। कुशल हाथ से रवि अपनी पतंग की डोर को जय किशन की डोर से उलझाने में कामयाब रहा, उसे स्थिर किया और ऊंचाई हासिल करने में मदद की। अरुण आश्चर्य से देख रहा था जब लड़के ने पतंगों को ऐसी कुशलता से चलाया कि उसे किशन की याद आ गई। साथ में उन्होंने जय किशन को सुरक्षित वापस लाने का मार्गदर्शन किया,
जिससे उसे आकाश में अपना नृत्य जारी रखने की अनुमति मिली। पूरा पड़ोस खुशी और तालियों से गूंज उठा। घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ से उनका उत्साह बढ़ गया। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए अरुण सड़क पर आया और रवि को गले लगा लिया। धन्यवाद मेरे बेटे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावनाओं से भर गई। आपने मुझे ऐसा उपहार दिया है जिसका मैं कभी बदला नहीं चुका सकता। रवि मुस्कुराया। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। यह सम्मान की बात है सर। आपकी पतंगें हमेशा हम सभी के लिए आशा और प्यार का प्रतीक रही हैं। मैंने वही किया जो किशन भैया करते। जैसे ही दिन शाम हुआ, आकाश लालटेन की चमक और हंसी की आवाज से भर गया। जय किशन लगातार ऊंची उड़ान भरता रहा, जो लचीलेपन और स्मरण का प्रतीक है। अरुण जानता था कि उसे रवि में एक दयालु आत्मा मिल गई है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पतंग उड़ाने की विरासत और उसके द्वारा दर्शाए जाने वाले प्रेम को आगे बढ़ाएगा। उस दिन के बाद से अरुण और रवि अविभाज्य हो गए। बूढ़े पतंग निर्माता ने अपना ज्ञान खो दिया। हिलती पहाड़ियों और चमचमाती झील के बीच बसे विलोब्रुक के छोटे से शहर में समय मानो रुक गया हो। सड़कें अनोखी झोपड़ियों से सजी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी थी, और शहर के चौराहे पर एक भव्य विलो पेड़ था, जिसकी शाखाएं बाहों की तरह फैली हुई थीं, जो भी करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति को गले लगाने के लिए तैयार थीं। यह पेड़ सदियों से वहां खड़ा था और पीढ़ियों के प्यार, नुकसान और हंसी का गवाह बना था। विलोब्रुक के केंद्र में एम्मा रहती थी, जो एक शांत और आत्मनिरीक्षण करने वाली युवा महिला थी। एम्मा को हमेशा विलो पेड़ से गहरा जुड़ाव महसूस होता था। एक बच्ची के रूप में वह इसकी फैली हुई शाखाओं के नीचे बैठती थी और अपने मन में उन लोगों के बारे में कहानियां बुनती थी जो उससे पहले शहर में रहते थे और प्यार करते थे। पेड़ अपनी मूक बुद्धि से उसे उस तरह समझता था जैसे कोई और नहीं समझता था। एम्मा के पिता हेनरी शहर के प्रिय कहानीकार थे। हर शाम वह विलो पेड़ के पास शहरवासियों को इकट्ठा करता था और उन्हें रोमांस और रहस्य की कहानियों से रूबरू कराता था। उनकी कहानियां समुदाय को एक साथ लाती हैं, एक ऐसा बंधन बनाती हैं जो समय से परे होता है। लेकिन जब 3 साल पहले हेनरी की अचानक मृत्यु हो गई, तो विलोब्रुक पर एक छाया पड़ गई। एक समय जीवंत रहने वाला शहर का चौक शांत प्रतिबिंब का स्थान बन गया और विलो पेड़ की शाखाएं थोड़ी नीचे झुक गईं, मानो अपने कथाकार के खोने का शोक मना रही हों। एम्मा को अपने पिता की बहुत याद आती थी। वह उसकी चट्टान, उसका मार्गदर्शक सितारा था। उसके बिना वह भटकी हुई महसूस करती थी, दुख के सागर में खोई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया ने अपना रंग खो दिया है और जो कहानियां उसे कभी बहुत पसंद थीं, वे अब खोखली और निरर्थक लगने लगीं। वह अपने आप में सिमट गई। उसके दिन एक दूसरे में घुल मिल गए। हर एक पिछले दिन की तरह धूसर हो गया। शरद ऋतु की एक सुहानी सुबह एम्मा ने खुद को एक बार फिर विलो पेड़ की ओर आकर्षित पाया। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद से वहां नहीं गई थी, क्योंकि वह वहां मौजूद यादों का सामना करने में असमर्थ थी। लेकिन उसके अंदर कुछ हलचल मची, उदासी के बीच आशा की फुसफुसाहट। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसने उसकी जड़ों के बीच एक छोटी पुरानी नोटबुक देखी। जिज्ञासा बढ़ी। उसने उसे उठाया और खोला। नोटबुक उसके पिता की लिखावट से भरी हुई थी। प्रत्येक पृष्ठ पर एक अलग कहानी थी। कुछ परिचित थीं, ऐसी कहानियां जो उसने शहर के साथ साझा की थीं, लेकिन कुछ कहानियां उसके लिए नई थीं, ऐसी कहानियां जिन्हें उसे कभी बताने का मौका नहीं मिला था। उसके शब्दों को पढ़कर एम्मा का दिल दुख गया। हर वाक्य के साथ उसकी उपस्थिति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो वह वहीं उसके बगल में था और एक बार फिर कहानियों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन कर रहा था। पन्नों के बीच एम्मा को एक पत्र मिला जो उसे संबोधित था। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। प्रिय एम्मा, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने यह दुनिया छोड़ दी है, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। आप हमेशा मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा, मेरे छोटे सपने देखने वाले थे। मैं जानता हूं कि तुम्हें दुख हो रहा है और काश मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए वहां होता, लेकिन याद रखें, विलो पेड़ हमेशा उपचार और आशा का स्थान रहा है। इसने अनगिनत कहानियां देखी हैं और अब समय आ गया है कि आप अपनी कहानियां लिखें। अपने दिल की बात साझा करने से न डरें एम्मा।
दुनिया को आपकी आवाज, आपकी कहानियों की जरूरत है। उनमें ठीक करने की शक्ति है, जैसे मेरी थी। अपने आप पर भरोसा रखें और जाने कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, विलो की शाखाओं के माध्यम से, हवा की हर फुसफुसाहट में। मेरे सारे प्यार के साथ, पापा। पत्र पढ़ते ही एम्मा के चेहरे से आंसू बहने लगे। उसके पिता के शब्दों ने उसे उस गर्मजोशी से भर दिया जिसे उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। उसने विलो पेड़ की ओर देखा। उसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं और उसे अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। अपने पिता की विरासत का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्पित एम्मा ने कहानी कहने की उनकी परंपरा को जारी रखने का फैसला किया। उस शाम उसने शहर के लोगों को विलो पेड़ के पास इकट्ठा किया, जैसे उसके पिता ने किया था। पहले तो उसकी आवाज कांप गई, लेकिन जैसे जैसे वह बोलती गई, उसे एक ताकत और आत्मविश्वास महसूस हुआ जिसके बारे में वह नहीं जानती थी कि वह उसके पास है। उसने प्रेम और हानि, साहस और आशा की कहानियां सुनाई, अपने अनुभवों को कहानियों में पिरोया। नगरवासी ध्यान से सुनते रहे। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान चमक रही थी। एम्मा की कहानियां उन्हें एक साथ लाईं, उन्हें समुदाय की शक्ति और हर पल को संजोने के महत्व की याद दिलाईं। जैसे जैसे रात ढलती गई, शहर का चौराहा एक बार फिर जीवंत हो उठा। हवा हंसी और साझा यादों की गर्माहट से भर गई। इसके बाद के दिनों में एम्मा ने अपनी कहानियां लिखना और साझा करना जारी रखा। सृजन के कार्य में उसे सांत्वना मिली और उसके शब्द उसके और उसके आसपास के लोगों के लिए उपचार का स्रोत बन गए। विलो का पेड़, जो कभी दूह का प्रतीक था, अब लचीलेपन और नवीकरण के प्रमाण के रूप में खड़ा है। साल बीतते गए और एम्मा अपने आप में एक सम्मानित कहानीकार बन गई। उसने दूर दूर तक यात्रा की, निकट और दूर दूर के दर्शकों के साथ अपनी कहानियां साझा की, लेकिन वह हमेशा विलो पेड़ के पास लौट आई, जो उसका अभयारण्य था। उनके प्रभाव में शहर फला फूला। प्रत्येक नई पीढ़ी कहानी कहने के जादू और समुदाय के महत्व की सराहना करना सीख रही है। एम्मा की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। संदेह और दुख के क्षण थे। ऐसे समय जब